ये जो सबसे ज़्यादा यूएपीए के केस में भी मेरे पास क्लाइंट थे और मेरे ऊपर दिल्ली पुलिस और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन्होंने भी मेरे ऊपर ज़ाती हमले भी किए, मेरे ऑफिस पे भी रेड कराई और मेरे खिलाफ अदालत में भी दरखास्त लगाई कि मुझे इससे वकील हटा दिया जाए। अब मैंने ये एप्लीकेशन लगाई है तस्लीम की बेल एप्लीकेशन में कि या तो मुझे ज़मानत दो, तो या डेली मेरा केस चलाओ या मुझे तुरंत ज़मानत दो। तो मैं ये ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ कि इसके बाद अब बेलें होने में आसानी होगी, क्योंकि इसका जवाब कोई होगा नहीं, लेकिन हाँ इस सरकार के पास और प्रोसिक्यूशन के पास नहीं होगा। जो ये मेरे पीछे खड़े हैं लोग, ये क्या साजिश करते हैं इसमें, अब ये देखने के बाद। पूरी तरह से वकील हैं आप, कैसे कह रहे हैं कि धंधा नहीं? मैं ये सारे केसेस, मैं यही बता रहा हूँ ना, ये बात सिर्फ मैं ही कह सकता हूँ और कोई नहीं कह सकता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरा धंधा नहीं है। ये वाले केसेस मैं फी सबीलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। आप जाके किसी भी एक तंजीम से बात कर लीजिए, क्या वो ये कह सकते हैं, किसी भी एक लॉयर से जाके बात कर लीजिए, क्या वो ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक पैसा नहीं लिया किसी से। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली दंगों से जुड़े हुए जो केसेस हैं, उसमें ख़ास तौर से जो 4 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, सलाखों के पीछे हैं, उनको लेकर के कल खालिद सैफ़ी की याचिका डाली गई थी हाई कोर्ट में और गुलफिशा की सुप्रीम कोर्ट में। दोनों की ही याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है और उनको राहत नहीं मिली है। हालांकि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट 2 दिन पहले ही ये टिप्पणी करता है कि हर किसी को हक है ज़मानत लेने का और निचली अदालतों को ज़मानत देनी चाहिए। इसके साथ ही फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी रिटायर्ड हुए हैं चंद्रचूड़ साहब, वो भी एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि हमने अर्नब से लेकर के ज़ुबैर को ज़मानत दी, लेकिन उसके बावजूद 1 दर्जन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं मुसलमान जो 2020 से सलाखों के पीछे हैं और उनकी याचिका पर सुनवाई तक नहीं हो रही है। ज़मानत याचिका पर सुनवाई तक नहीं हो रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महमूद पराचा। महमूद पराचा, क्या कहना चाहेंगे? सुनवाई ही नहीं हो रही है केस पर और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हर किसी को ज़मानत का हक है। अब देखिए, इसमें भी अब बहुत 4 साल हो गए हैं और मेरे पास पहले ये यूएपीए की भी केस के कई एक्यूज थे। गुलफिशा भी पहले मेरी क्लाइंट थी, और भी लोग थे, लेकिन वही जो मौलानाओं की शक्ल में हैं लोग और दूसरे हैं, उन लोगों ने इन क्लाइंट्स को समझा के कि पराचा साहब को हटा दो, हमारी यहाँ बात हो गई है, वहाँ बात हो गई है, हम कपिल सिब्बल साहब को पेश करा देंगे, इनको करा देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे और तुम्हारी तुरंत बेल हो जाएगी, पराचा साहब को हटा दो। तो ये जो सबसे ज़्यादा यूएपीए के केस में भी मेरे पास क्लाइंट थे और मेरे ऊपर दिल्ली पुलिस और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन्होंने भी मेरे ऊपर ज़ाती हमले भी किए, मेरे ऑफिस पे भी रेड कराई और मेरे खिलाफ अदालत में भी दरखास्त लगाई कि मुझे इससे वकील हटा दिया जाए। एक तरफ तो ये जो मौलाना लगने वाले लोग हैं और जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी के भी लोग हैं, वो मेरे पीछे लगे हुए थे ताकि मेरे पास से मैं इस केस से वकील हट जाऊं, और दूसरी तरफ से सरकारी जो वकील हैं और जो पुलिस है वो ऑफिशियली एप्लीकेशन लगा के कि पराचा साहब को इसमें से वकील हटा दो। ठीक, उन सबको मैंने झेला, रेड भी झेली और वो एप्लीकेशंस भी झेली और उन सबको ख़त्म करके मेरे पास गालिबन एक क्लाइंट बचा हुआ है। अब मैंने उसके लिए नई स्ट्रेटजी निकाली और ये लोग सीख लें सब, चाहे कोई भी नाम बड़े बड़े और दर्शन कैसे कैसे, उसके लिए नहीं कहूँगा मैं। अब मैंने ये एप्लीकेशन लगाई है तस्लीम की बेल एप्लीकेशन में कि या तो मुझे ज़मानत दो या जो सेक्शन 19 है एनआईए का, उसमें ये लिखा हुआ है कि रोज़ के रोज़ ट्रायल होगा, डेली बेसिस पे ट्रायल होगा, ये ट्रायल में डेट नहीं मिल सकती, तो या डेली मेरा केस चलाओ या मुझे तुरंत ज़मानत दो। अब ये मैंने नई स्ट्रेटजी सोची है इन हालात में फंसने के बाद, जो मुझे फंसाया जाता है ज़ाती तौर पे, मेरा नाम लिख लिख के एप्लीकेशंस लगाई जाती हैं, आज भी लगाई हैं। कल भी मैं केस में था तो जज साहब ने बोला कि वकील का नाम क्यों लिखते हो इसमें कि ये वकील है इसमें। तो मेरे से तो ज़ाती दुश्मनी अमित शाह साहब निकाल रहे हैं, क्योंकि वो मुझे एक दीवार समझते हैं, उनको दिल्ली को और वेस्टर्न यूपी को और ये हिस्से को, एनसीआर के रीजन को गुजरात बनाने का। तो और ये लोग जो हमारी तरफ हैं वो भी मुझे नहीं बख्शते। तो अब मैंने नई स्ट्रैटेजी की है, क्योंकि जब यूएपीए का कानून है एनआईए के साथ आया है, तो ये अगर बेल ना देने की जो कंडीशन है
उसके साथ साथ उसी कानून में ये भी लिखा हुआ है ना कि रोज़ के रोज़ ट्रायल होगा। तो या तो आप मुझे बेल दे दो या फिर रोज केस ही शुरू नहीं हुआ। हाँ, तो इसीलिए ना अब जज साहब के ऊपर इतना काम का लोड होता है कि वो रोज़ के रोज़ तो केस सुन ही नहीं सकते। तो मैं ये ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ कि इसके बाद अब बेलें होने में आसानी होगी, क्योंकि इसका जवाब कोई होगा नहीं। लेकिन हाँ, इस सरकार के पास और प्रोसिक्यूशन के पास नहीं होगा। जो ये मेरे पीछे खड़े हैं लोग, ये क्या साजिश करते हैं इसमें, अब ये देखने के बाद। तो जो टिप्पणी कर रही है सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ के सबको हक है लेकिन दूसरी तरफ फैसला नहीं होता, सुनवाई तक नहीं हो रही है। मैं इस बारे में बहुत बार बोल चुका हूँ, आज फिर बोल देता हूँ। आजकल जो एक चलन बन गया है और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस भी उससे बचे नहीं रह गए, इसमें मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि जस्टिस या इंसाफ, एक कहावत थी ना पहले, इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ लगना भी चाहिए। आज उसका कुछ और ही हो गया। इंसाफ होना बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ होते हुए लगना चाहिए। तो आज ये हो गया है। तो उसके हिसाब से टिप्पणियां तो अच्छी अच्छी आएंगी, लेकिन कोई, आप अभी बुलडोज़र की जजमेंट बता रहे थे, टिप्पणियां बहुत खूबसूरत आएंगी लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। तो इन टिप्पणियों से कुछ होने वाला नहीं है, सॉलिड जजमेंट से है। तो मैं आपको ये पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी इसलिए लीक कर रहा हूँ ताकि जनता भी इन लोगों के ऊपर, जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ को, इन बेगुनाहों को छुड़ाने में जो हमारी तरफ के लोग हैं वो रोक लगाते हैं, उन पे भी कुछ जनता का भी दबाव बढ़े। मैं इसके माध्यम से कि रोज़ के रोज़ ट्रायल नहीं करा सकती, ना गवर्नमेंट करा सकती है, ना पुलिस करा सकती है, ना जजेस के पास इतना टाइम है। तो ये एक मेरी ऐसी स्ट्रैटेजी है, लीगल स्ट्रैटेजी, जिसकी वजह से बेल देने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। तो आपको क्यों लगता है कि कुछ लोग रोकना चाहते हैं, नहीं चाहते कि ज़मानत हो? उसमें आप उलमा इकराम का भी नाम ले रहे हैं, बड़ी बड़ी तंजीमों का भी नाम ले रहे हैं, क्यों चाहेंगे ऐसा? जिन जिनका धंधा है, धंधा बंद होना चाहेगा कोई? मेरा धंधा नहीं है, मेरा ये एक, मैं जिम्मेदारी समझता हूँ। पूरी तरह से वकील हैं आप, कैसे कह रहे हैं कि धंधा नहीं? मैं ये सारे केसेस, मैं यही बता रहा हूँ ना, ये बात सिर्फ मैं ही कह सकता हूँ और कोई नहीं कह सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरा धंधा नहीं है। ये वाले केसेस मैं फी सबीलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। ये सारे केसेस दिल्ली दंगों के सबसे ज़्यादा लोगों को मैंने छुड़ाया, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब आप जाके किसी भी एक तंजीम से बात कर लीजिए, क्या वो ये कह सकते हैं, किसी भी एक लॉयर से जाके बात कर लीजिए, क्या वो ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक पैसा नहीं लिया किसी से? क्या अगर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो सब ने करोड़ों रुपए इन मजलूमों के नाम पे कमाए हैं। पूरी दुनिया में कैंपेन चल रहा है, जॉर्ज सोरोस साहब का भी नाम आता है, पता नहीं किस किस का नाम आता है, इंटरनेशनल लेवल पे कैंपेन चल रहे हैं। तो वो तो एक तरह से धंधा है ना, तो धंधा भी चल रहा है। धंधा मंदा हो जाएगा अगर ये लोग सब बाहर आ जाएंगे, फिर कोई और लोग तलाशने पड़ेंगे जिनकी मजलूमियत का सहारा लेके। तो रोजाना मिलते रहते हैं नए नए। लेकिन ये एक चढ़ा हुआ इशू है ना, ये तो बड़ा इशू है। दिल्ली दंगे CA NRC से कनेक्टेड है, तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा धंधा है। सही से कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं हो पा रही है? कहाँ अड़बंगा लगा हुआ है? परेशान हैं लोग, छोटे छोटे बच्चियां हैं जो जेलों में हैं, उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हैं। दो साइड होते हैं, एक साइड तो जो वो हमला करने वाली है, गैर कानूनी तौर से जो हमला कर रही है, जिसमें अमित शाह साहब हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं और दूसरे हैं। दूसरी तरफ हम लोग हैं। तो अगर हमारा भी, उनका तो ये एक तरीके से फ़ायदे का काम है, यानी कि धंधा है, उनको फ़ायदा है इससे, कम्युनलाइज करके पॉलिटिक्स को, मुस्लिम कम्युनिटी को और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को दबाने का उनका ये काम है, एक तरीके से प्रोफेशन है, उनको इससे फ़ायदा होता है। दूसरी तरफ इस तरफ के लोग हैं, इस तरफ से भी लोग वही है ना, उनका भी धंधा है। जब तक जुल्म होते रहेंगे, मजलूमियत का भी धंधा चलता रहेगा। मेरे जैसे लोग बीच में फंसे हुए हैं जो असली लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जैसे ही आप इनके, अगर जनता इनको पैसे देने बंद कर दे, तो फिर हम जैसे लोग अपने आप निपट लेंगे ना, जो ये गैर कानूनी काम हो रहे हैं। अब पैसे इनको, और ये वो पैसे जो जनता इनको देती है, वो मेरे जैसे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं ताकि मुझे कमज़ोर किया जा सके, मेरे काम को कमज़ोर किया जा सके। ये है बुनियादी वजह। तो या तो इनसे सवाल करें। अब आप ये इंटरव्यू जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं पूरे एकदम कॉन्फिडेंटली ये बोल रहा हूँ कि मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया, ना किसी जनता से लिया, ना चंदा इकट्ठा किया, ना किसी क्लाइंट से लिया। यही बात आप जाके अरशद मदनी, महमूद मदनी, जमाते इस्लामी, ये APCR, किसी से कहलवा लो ये बात, मैं अपनी बात को वापस ले लूँगा। आप जाके ये बात पूछ लो।